रमजान हंसी खुशी गुजर गया। ईद आ गई। ईद से 4 दिन बाद सानिया की शादी खुर्रम से होनी थी। हमारे सारे घर वाले सानिया की शादी पर जा रहे थे सिवाय मेरे। आली मुझे भी साथ लेकर जाना चाहती थी पर मैं तैयार नहीं था। चले ना, आप अकेले घर पर रहकर क्या करेंगे, आली ने जिद करते हुए कहा। मैं तुम्हें याद करूंगा। मैंने बात टालने की कोशिश की। लगता है आप मेरे साथ खुश नहीं हैं जी, अली ने बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा। ये तुमसे किसने कहा? मुझे लगता है अगर आप मेरे साथ खुश होते तो सानिया को अब तक भूल चुके होते। मैं तो भूलने की कोशिश कर रहा हूं मगर तुम हो के याद दिलाने पर तुली हुई हो, मैंने खाइफ होकर अली को जवाब दिया। अली मासूमियत से बेड पर बैठी मुझे टकटकी लगाए देखती जा रही थी। मुझे उस पर प्यार आ गया। देखो अली, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैं भी आपके साथ बहुत खुश हूँ। मैं तो आपका इम्तिहान ले रही थी कि अब आपके दिल में मेरे अलावा तो कोई नहीं है। मुबारक हो, आप इम्तिहान में पास हो गए हो। अली ये बोलकर बेड से उठ गई और वहां से जाने लगी। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और संजीदगी से पूछा, अगर मैं इम्तिहान में फेल हो जाता तो? अली के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। उसने गर्दन झुका ली। मेरी तरफ देखो, ये सच है कि मैंने सानिया, बिस्मा और आरफा को दिल से चाहा था। अब मेरी चाहत, मोहब्बत, इश्क सब तुम हो। आली ने मेरी बात गौर से सुनी, फिर भोली सूरत बनाकर कहने लगी, सॉरी जी। सब घर वाले मुल्तान चले गए। मैं घर पर अकेला था। हाल रोड से घर आकर कोई काम ना होता। छत पर भी अब वैसा मजा नहीं रहा था। पहले नबील से कबूतरों के अलावा सानिया, बिस्मा और आरफा के मुतल्लिक बात कर लेता था। अब वो भी नहीं कर सकता था और ना ही अली के किस्से नबील को सुना सकता था। कहीं ना कहीं वो नया रिश्ता हमारी पुरानी दोस्ती को खा गया था। नबील भी मुझसे मोहतात रहकर बात करता था। वो जो बात बात पर मुझे नलायक उल्लू कहा करता था, आली से निकाह के बाद उसने ये कहना भी छोड़ दिया। नबील कबूतरों के खुड्डे के सामने खड़ा हुआ अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने उसके पीछे खड़ा होकर माजी को याद कर रहा था। मुझसे नाराज हो नबील? नबील ने पलटकर मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं तो नाराज लग रहा हूँ क्या? उसने मेरी आंखों में खुद को देखते हुए पूछा। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मैंने नबील के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा। हाँ, बहुत कुछ है। नबील ने मेरी तरफ शर्मीली सी निगाह डाली। मैं आगे बढ़ा और उसे दोनों कंधों से थामकर गर्मजोशी से कहने लगा, जो कुछ तुम्हारे दिल में है आज अपने दोस्त से सब बोल दो। यार, महरोज फरजाना का रिश्ता आया है, नबील ने मुझे उदासी से बताया। फरजाना के घर वालों ने सोचने का वक्त मांगा है। कहाँ से आया है रिश्ता? जहलम से। लड़का कतर में होता है, फरजाना बता रही थी। उसके घर वालों ने जहन बना लिया। जहन ही बनाया है ना? हाँ तो नहीं की। मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा से बात करता हूँ। हम कल ही कामों की चले जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर। अम्मा अब्बा से तुम बात करोगे? नबील ने मुझसे ऐसे पूछा जैसे उसे मेरी काबिलियत पर यकीन ही ना हो। हाँ, मैं बात करूंगा। आफ्टर ऑल मैं उनका इकलौता दामाद हूँ। नबील का मुंह खुला का खुला रह गया मेरी बात सुनकर। तुम बैठो, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। अभी? नबील ने मेरे सामने आते हुए पूछा। नहीं, फरजाना का रिश्ता होने के बाद, मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। पुत्र, अब तेरी बात तो नहीं टाल सकते, नबील के अब्बा ने हुक्केगी नली एक तरफ करते हुए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। क्यों हलील की माँ, तुम क्या कहती हो? मैंने क्या कहना है हलील के अब्बा? मेरा पुत्र राजी, जवाई राजी, भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? आली मुल्तान से आ जाती है तो फिर रिश्ता लेने चलते हैं। कौन कौन जाएगा रिश्ता लेने? मैंने नबील के अब्बा की तरफ मुकार के पूछा। दो जी तुम और दो हम। हलील भाई और भाभी सुगरा को नहीं ले जाएंगे? मैंने शौरी तौर पर पूछा। नाम ना लो उस बेगैरत का, नबील के अब्बा गुस्से से गरजे। नबील की अम्मा ने रोना शुरू कर दिया। हलील की माँ, मत रोया कर उस बेगैरत के लिए। नबील के अब्बा जलाली अंदाज में बोले। थोड़ी देर कमरे में खामोशी रही। मैं उठकर नबील के अब्बा के पास बैठ गया। ताया जी, आपसे कुछ मांगू? तूने मेरी इज्जत रखी है पुत्र, जो दिल करता है मांग, नबील के अब्बा ने किसी सखी की तरह कहा। ताया जी, इतनी नाराजगी के बावजूद आप आज भी खलील भाई को बात बात पर याद करते हैं। मैंने कब याद किया? नबील के अब्बा ने उसकी माँ की तरफ देखते हुए अपनी सफाई दी। मैं हल्का सा मुस्कुराया था उनका वो अंदाज देखकर। ताया जी को आवाज देनी हो तो आप कहते हैं खलील की माँ। दूसरी तरफ से ताई जी जवाब देती हैं, जी खलील के अब्बा। हर बात में खलील भाई तो होते हैं, जो दिल में रहता है उसी का तो नाम जुबान पर आता है।
नबील की अम्मा के आंसू निकल आए। उसके अब्बा भी जज्बाती हो गए। थोड़ी देर बाद नबील के अब्बा कहने लगे, हलील को मनाने उसकी माँ ही जाएगी, और दूसरी बात, मैं हलील के ससुराल वालों को नहीं बुलाऊंगा। यह सुनकर नबील की अम्मा ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। फिर रोते रोते कहने लगी, वाह हलील के अब्बा, अपने पुत्र को जोड़ रहे हो और मेरी बहन को छोड़ रहे हो। ठीक है, अपनी बहन को भी जोड़ दे, मगर जफरू मेरे घर नहीं आएगा। नबील के अब्बा ने हतमी फैसला सुनाया और कमरे से चले गए। जफरू की तो मैं भी शक्ल नहीं देखना चाहती। नबील की अम्मा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हलील भाई की बीवी सोहरा उसकी सगी हाला की बेटी थी, इसलिए नबील की अम्मा को अपनी बहन की फिक्र खाई जा रही थी। नबील के रिश्ते के लिए तो मैंने उसके घर वालों को राजी कर लिया था, मगर जहलम के रिश्ते की तलवार अब भी लटक रही थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मैं जल्दी से नबील के अब्बा के पीछे गया और सहन में टहल रहे थे। ताया जी कामों की फोन कर दी। वो क्यों? नबील के अब्बा ने हैरानी से पूछा। फरजाना का जहलम से रिश्ता आया है? फूफो जी हाँ ही ना कर दे। नबील के अब्बा ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहने लगी, कामों की फोन मिला। मैं छत पर कामयाब लौटा तो नबील बेचैनी से टहल रहा था। मैंने अपनी खुशी छुपा ली और बुरा सा मुंह बना लिया। नबील ने मेरे चेहरे का जायजा लिया, फिर परेशानी से एक तरफ बैठ गया और मेरी तरफ देखकर हफ्की से कहने लगा, ये तुम्हारे बस का काम ही नहीं था, मैंने ऐसे ही तुम्हें जाने दिया, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नबील ने अपनी बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ का मुक्का मारा और परेशानी से दूसरी तरफ मुंह करके कुछ सोचने लगा। मैं चलता हुआ उसके पास चला गया और उसके बराबर लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। खलील भाई और सुगरा भाभी को भी घर आने की इजाजत ले दी है। ताई जी और ताया जी को भी मना लिया है। ताया जी की तुम्हारी फूफो के साथ कामों की बात भी करवा दी है। ताया जी ने फूफो से कहा है कि जैसे ही अली मुल्तान से लौटती है हम नबील का रिश्ता लेकर आएंगे। मैंने ये सब एक ही सांस में बोल दिया। नबील हैरत से मेरी तरफ देखे जा रहा था। मेरी बात खत्म होने के बाद वो दम बखुद हैरत में मुब्तला था, जैसे उसे मेरी जुबान पर और अपने कानों की समात पर यकीन ना आया हो। तुम सच कह रहे हो? नबील ने मेरी तरफ उंगली करके पूछा, जैसे तस्दीक कर रहा हो। मैं गर्दन को हाँ में हिलाते हुए मुस्कुराया तो नबील फौरन मुझसे लिपट गया। यार तू तो बड़ा जीनियस निकला, इतनी सी देर में सारे मसले हल कर दिए, सिवाय एक के। मैं उसे बताने ही लगा था कि नबील ने जल्दी से पूछ लिया, वो क्या? ताया जी और ताई जी ने जफरू को माफ नहीं किया। नबील के चेहरे के तेवर फौरन बदल गए। वो दांत पीसते हुए बोला, अच्छा किया उन्होंने, नहीं तो मैंने जल्दी से नबील की बात काटते हुए पूछा, मैं क्या? मैं से घर से निकाल देता। नबील तुमने सारा इल्जाम जफरू पर डालकर उसके साथ ज्यादती नहीं की? मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछ ही लिया। यह सवाल काफी दिनों से मुझे तंग कर रहा था। स्याह चादर पर अगर काली स्याही के चंद छींटे और पड़ जाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सारा इलाका उसके कारनामों से वाकिफ है। उसकी आंख में सूर का बाल है, इसीलिए सब रिश्तेदार और मोहल्ले वालों ने मेरी बात पर फौरन यकीन कर लिया था कि यह खत जफरू ने किसी से लिखवा कर गुजरांवाला पोस्ट किया होगा। महरोज, मैंने किसी भी सूरत में अपनी बहन पर इल्जाम नहीं आने देना था। मैं जानता था कि वो दिल ही दिल में तुम्हें पसंद करती है। मैंने कई बार उसे तुम्हें छुप छुप कर देखते हुए देखा था। नबील की बातें सुनकर मेरे चेहरे की रंगत बदल गई। नबील को इस चीज का अंदाजा हो गया था। उसने मेरे गाल पर प्यार से थपकी लगाई और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम दोस्ती पर खरे उतरे हो, मुझे फख्र है कि तुम मेरे दोस्त हो। उसने मेरे कंधे को दबाते हुए अपनी बात खत्म की। मैंने हैरानी के आलम में उससे पूछा, तुम अगर पहले से जानते थे तो बताओ भाई, मेरे क्या कहता है तुमसे? नबील के जवाब ने मुझे सोच में डाल दिया। ये अली कहाँ रह गई? अब तक दूध लेकर नहीं आई। नबील ने मेरी सोच के सिलसिले को जानबूझकर तोड़ा। हम दोनों हंस पड़े और काफी देर तक हंसते रहे। उस दिन हम दोनों महीनों बाद खिलखिलाकर हंसे थे। अब मेरी बीवी की जगह तुम्हारी बीवी दूध लेकर आया करेगी, मैंने हंसते हंसते ही कहा था। नबील फिर से मेरे गले लग गया और मेरे कंधे पर सर रखकर कहने लगा, महरोज थैंक यू। अगर आप इस नावल का अगला हिस्सा पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। शुक्रिया।